माफ़ कीजिएगा दोस्तों, चूँकि अचानक ही इसके नेटवर्क में दिक्कत हो गई और बात बीच में रुक गई। तो मैं बात कर रहा था डाटा की। यूनिवर्सिटी के बाद मैं आता हूँ। देश के अंदर टोटल 89 सेक्रेटरी की पोस्ट है। 89 पोस्ट में से केवल 84 या 85 पोस्टों अपर कास्ट के पास हैं और 2 या 3 पोस्ट केवल SC ST के पास है और OBC का कोई है नहीं। तो चूंकि पूरे देश की निर्धारित करने वाली जो पॉलिसी निर्धारित करने वाले लोग हैं वो लगभग 92% अपर कास्ट के लोग हैं, उसके बाद भी देश, अगर देश की आर्थिक स्थिति दुनिया के मुकाबले पर हम इतने पीछे हैं, अगर दुनिया को कम्पीट करके हम आगे नहीं आ पा रहे हैं, जबकि अब से 2000 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरे नंबर पे थी चाइना के बाद, लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं। तो आज जो लोग मेरिट की बात करते हैं उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जब सारे 89 में से 85 पोस्ट पर अपर कास्ट के लोग सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठे हैं, तो फिर मेरिट पे प्रश्न चिन्ह किसकी पे लगेगा। फिर आप रिजर्वेशन को उसके लिए दोषी कैसे ठहरा सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर 90% से ज़्यादा अपर कास्ट के जजेज हैं। फिर मेरिट का जो प्रश्न वो कहाँ चला गया। फिर जो मेरिट किसकी बिगड़ रही है, जब देश को आप चला रहे हैं तो आपकी बिगड़ रही है। इसका दोष आप रिजर्वेशन वाले लोगों को नहीं डाल सकते। आज आप देखिए मेडिकल के अंदर कितनी बड़ी मात्रा में पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज और लॉ के कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस हजारों की मात्रा में सारे हाईवेज पे खुल गए। उधर जो मेडिकल काउंसिल उसके लिए परमिशन देती है मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, और लॉ कॉलेज खोलने के लिए बार काउंसिल परमिशन देती है। एक के बाद एक बाढ़ आ गई ऐसे कॉलेजेस खुलने की जहाँ पैसे के आधार पे एडमिशन्स बड़ी मात्रा में होते हैं। अब बताइए मेरिट के लोग उसमें पैदा होंगे जो पैसे दे के आ रहे हैं, या बिना मेरिट वाले आएंगे। अगर आप रिजल्ट देखें, जो रिजर्वेशन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जब आप कंपेरिजन करेंगे, चाहे वो सिविल सर्विसेज का रिजल्ट हो, चाहे सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स वाला रिजल्ट हो, चाहे बैंक PO का रिजल्ट हो, चाहे क्लेरिकल का रिजल्ट हो, जब आप उसमें देखेंगे कि रिजर्व कोटे के कितने नंबर पे नौकरी के लिए सिलेक्शन हो रहा है और जनरल कैटेगरी के कितने पे हो रहा है, तो वो मार्जिन घट के बहुत कम रह जाता है। और लोग कहते हैं कि 33% वाले का MBBS में हो गया, 80% वाले का नहीं हुआ। ऐसे बोलने वाले लोग कृपया आंकड़े सामने रखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पिछले 3-4 साल के आंकड़े निकाल लें, आंकड़े निकाल के आंकड़ों के साथ बात करें तो आप पाएंगे कि कंपटीशन में जो डिफरेंस है, गैप है, वो बहुत ही कम रह गया है। यहाँ तक है कि कुछ पोस्ट पर, जैसे DSSB के अंदर अभी पिछले साल जब रिजल्ट आया क्लेरिकल का, तो उसमें जनरल कैटेगरी से ज़्यादा SC कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। ऑन रिकॉर्ड आप इसके डाटा निकाल के देख सकते हैं टीचिंग के अंदर। और इसके साथ साथ अलग अलग आंकड़े आप निकाल के देखिए, सिविल सर्विसेज के देखिए, उसमें देखिए कि रिटन टेस्ट के अंदर SC कैटेगरी के लोगों के नंबर कितने गए, OBC के कितने, ST के कितने, और जनरल कैटेगरी के नंबर रिटन में कितने, और इंटरव्यू के अंदर उनको कितने नंबर मिल रहे हैं और इनको कितने नंबर मिल रहे हैं। पक्षपात कहाँ कहाँ नहीं होता। जितनी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो कौन है, जो इंडस्ट्री के मालिक है वो भाई भतीजावाद चलता, अपने रिश्तेदार को लगा देते हैं। जितना मीडिया है वहाँ पे आप देख लीजिए, दलितों की, आदिवासियों की, अति पिछड़े वर्ग के लोगों की वहाँ एंट्री बैन है। 90% तो अपर कास्ट के पास ही मीडिया, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मीडिया हो। और इसके साथ साथ जितने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एडेड स्कूल, प्राइवेट स्कूल, उसके अंदर जो टीचर भर्ती होते हैं उसका आंकड़ा उठा के देख लीजिए, उसमें SC ST OBC का लोग तो आते ही नहीं है, क्योंकि वो रिजर्वेशन को लागू ही नहीं करते। वो कहते हैं हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ तो 100% आपके पास है। फिर आपका रिजल्ट कैसा है, फिर आपके लोग इतने काबिल क्यों नहीं निकल रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो रिजर्वेशन ये अघोषित रिजर्वेशन है। आप डाटा चेक कर लीजिए, जितनी वैकेंसीज 4th क्लास की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर निकलती हैं, उसके अंदर चूंकि कोई टेस्ट नहीं है, और जहां भी रिटन टेस्ट नहीं है, जहां केवल इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है, वहां कौन लोग सेलेक्ट होते हैं, वहां तो SC ST OBC के लोग एंट्री नहीं कर पाते, बहुत नाम मात्र को, क्योंकि एक्सेप्शन आ रही
अंदर आ जाइए। जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेक्शन होता है वहाँ पे कोई रिटर्न टेस्ट तो है नहीं, और चूंकि रिजर्वेशन तो है नहीं, ऊपर लेवल पे बहुत कम है, और वो भी पिछले कुछ समय से लागू हुआ है। तो वहाँ चूंकि रिटर्न टेस्ट नहीं है और पूरा का पूरा इंटरव्यू बेस्ड है, तो वहाँ पे इंटरव्यू बॉडी में बैठने वाले लोग, वहाँ पे भी भाई भतीजावाद होता है। चाहे तो उनके द्वारा जो थीसिस है उसको देख के, जिस सब्जेक्ट में उन्होंने रिसर्च किया है, डॉक्टरेट किया है, उसी सब्जेक्ट पे उनसे सवाल पूछ के देखिए तो पता लगेगा, वो बगले झांकने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने जो पीएचडी की है वो नकल मार के उनको ही खुद सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी और उसी को टेप के बना के जमा कर दिया हो। इसीलिए वो बगले झांकते, जवाब नहीं दे पाते कि जिस सब्जेक्ट से उन्होंने पीएचडी की उस सब्जेक्ट के बारे में जब सवाल पूछते तो जवाब नहीं दे पाते। ज़्यादातर लोग, सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या, वहाँ मेरिट कहाँ गई? जहाँ जहाँ इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शंस होते हैं, जहाँ जहाँ आउटसोर्स होता है, वहाँ तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन को देखा जाए तो ना केवल कोर्ट्स ने डाइल्यूट किया है, एक जजमेंट नहीं है, अनेकों जजमेंट है। मैं ये रिजर्वेशन एंड कंसेशंस स्वामी की ये बुक पढ़ रहा था, इसके साथ साथ मैं अभी भारत के संविधान को पढ़ रहा था, इसके साथ साथ जो जजमेंट अभी आई है कोर्ट की, ये जजमेंट पूरी मैंने पढ़ी है। एम नागराजन की जजमेंट मैंने पढ़ी है, यूपी पावर हाउस और यूपी पीडब्ल्यूडी वाले केस में जो अपील दे रही है उसको पढ़ा है, और जो ये कई सारी अपील्स को, स्पेशली पिटीशंस को जो इकट्ठा करके, और ये जो अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है, जब इसको हम देखते हैं, इसमें 2 जज बेंच की जजमेंट है। इस जजमेंट को पढ़ने के बाद जो मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इस जजमेंट को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें कई सारे जो पहले नीचे जजमेंट हुए हैं उनमें कुछ अपील में आए, कुछ रिव्यू के अंदर आए, कुछ स्पेशल लीव पिटीशन चली है, उनको क्लब करके जजमेंट हुआ। तो ये बीच में पढ़ने में आता है कि एक निर्णय कांग्रेस की सरकार ने 2012 में लिया कि प्रमोशन के अंदर हम लोग रिजर्वेशन नहीं देंगे उत्तराखंड में। उसके बाद कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया कि उनको आप रिजर्वेशन दे दो, क्योंकि क्लब होके ही सारी अपील्स आ रही हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, इसी बीच वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से रिजर्वेशन देने की बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डालना प्रेफर किया, और एसएलपी डालने के बाद बीजेपी की सरकार ने जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे मुकुल रोहतगी और एक और सीनियर वकील साहब ने रखी, पूरी की पूरी एज इट इज उनके आर्ग्यूमेंट्स को मान लिया। इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो कहा, उसके बाद एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया एम नागराज जजमेंट पे, जिसमें 3 प्रिंसिपल लेट डाउन किए। जिन 3 प्रिंसिपल पे काम होना था, इस पे सर्वे होना था, डाटा बनना था, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, साथ में ये भी देखना था कि जो बैकवर्डनेस है वो किस लेवल की है। वो सारी चीज़ें अब कोर्ट ने तो यहाँ तक डिसाइड कर दिया कि सरकार की मर्जी ना करे, कोई वो डाटा भी इकट्ठा ना करे, वो चाहे तो कोई सर्वे भी ना कराए, पूरी तरह सरकार के ऊपर छोड़ दिया। तो एक तरफ जजमेंट कहती है कि ये सरकार की जिम्मेदारी, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ जब कोई रिजर्वेशन के फेवर में कोई निर्णय सरकार करती है तो उसके खिलाफ जब कोई कोर्ट में जाता है तो फिर कोर्ट उसको एंटरटेनमेंट करती है। तो ये 2 तरह का रवैया देखने में कोर्ट्स का आ रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रीजुडिशनेस नजर आते हैं। चूंकि क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं जजमेंट्स को पढ़ने के बाद, मैं किसी एक जज के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस करने का अधिकार सबको, जजमेंट्स को, तो मैंने तमाम जजमेंट्स पढ़ के देखी हैं। उन जजमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं पाता हूँ कि कहीं ना कहीं पक्षपात बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो आज का जो विषय है कि ये क्या जातिवाद देश से खत्म हो गया? अगर जातिवाद खत्म हो गया हो तब रिजर्वेशन को खत्म करने की बात की जाए तो हम एक बार को कह सकते हैं ठीक है, संसाधनों में हिस्सेदारी दो, व्यापार में हिस्सेदारी दो, एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सेदारी दो, तब हम एक बार को कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब रिजर्वेशन को हम लोग खुद ही छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले जातिवाद को खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ, और जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज और लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड या व्यापार है, उसमें तो हिस्सेदारी दो। तो आप हिस्सेदारी भी नहीं दोगे, जातिवाद भी खत्म नहीं करोगे,
और ऊपर से रिजर्वेशन खत्म करने की बार बार बात करोगे, मेरिट पे बार बार सवाल करोगे, जब तथ्य देने की बात करेंगे तो तथ्य भी नहीं देंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, आप लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन से लोग आए हैं इसीलिए ऑपरेशन के अंदर तरह तरह की फला फला चीजें पेट के अंदर छोड़ दी। मैं कहता हूँ कोई एक केस बता दो जिसमें रिजर्व कोटे के डॉक्टर ने ऑपरेशन के अंदर करते वक्त पेट में कुछ छोड़ दिया हो। क्योंकि अगर रिजर्व कोटे के किसी डॉक्टर ने छोड़ा होता तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता, अखबारों की सुर्खियां बनता। क्योंकि वैसे भी मीडिया SC ST OBC माइनॉरिटीज के मुद्दे पर किस तरह नकारात्मक रवैया अपनाता है, किस तरह उसके एंकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि गुंडे हों। मतलब वहाँ पे कोई तथ्यों की परख नहीं होती, वहाँ पे सब लोगों को अपनी बात रखने का भी मौका नहीं दिया जाता। और जो लोग उस सब्जेक्ट की नॉलेज रखते हैं उन लोगों को बुलाया भी नहीं जाता। अपने चूज किए हुए लोगों को बुलाते हैं और लीपापोती करके ये भी कहते हैं कि आप बोलिए, और उसके बाद उसको अगर कोई बोलता है रीजनेबली फिर उसको बोलने भी नहीं देते। तो मीडिया के माध्यम से SC ST OBC के मुद्दे को तो दबाया जाता है और कहीं ना कहीं इन वर्गों को कमजोर करने की साजिश आज मीडिया का इस्तेमाल करके अब प्रकाश के लोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब हमें सवाल लेने चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर मुझे लगता है घंटों चाहिए, तब कहीं जाके एक एक तथ्य सामने रख के हम कर पाएंगे। क्योंकि जो भी पक्षपात होता है, जो भी शोषण होता है, चाहे पायल तड़वी के साथ हुआ हो, चाहे रोहित वेमुला के साथ हुआ हो, चाहे IIT कानपुर के अंदर हमारे प्रोफेसर के साथ हुआ हो, चाहे अनेक केसेस हैं, उन केसेस को अगर मैं चर्चा करूं तो बहुत टाइम लगेगा। उन सारे केसेस में देखने में आता है कि उन सब के साथ जातिगत पक्षपात की वजह से, जातिगत एक प्रिजुडिशनेस की वजह से शोषण हुआ है। इसीलिए जाति जब तक, आरक्षण तब तक, ये बात हम लोगों ने कही है। अब मैं आता हूँ कुछ सवालों के ऊपर, जो सवाल हमसे लोग पूछ रहे हैं उन सवालों के हम जवाब देंगे। एक साथी ने सवाल किया है कि अभी अभी 5 जज बेंच की जजमेंट में जो हैदराबाद के अंदर जो ST के अंदर 100% का जो रिजर्वेशन दिया गया था उसके ऊपर चर्चा करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस आया और सुप्रीम कोर्ट में उसमें इंटेंशनली और बिना कानून को पढ़े उन्होंने कहा कि आरक्षण तो केवल 10 साल के लिए दिया गया था। मुझे सच में पढ़ के बड़ा शर्म आई, दुख हुआ मन को कि सर्वोच्च न्यायालय में जो जजेज हैं कम से कम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो कानून की पढ़े बिना प्रॉपर व्याख्या किए, बिना स्टडी किए कुछ भी ऐसे ही बोल दें। क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट होती है कि रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए दिया गया था। आर्टिकल 334 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं अभी पढ़ रहा था, सरकारें पार्लियामेंट के माध्यम से हर 10 साल के लिए बढ़ाती हैं। लेकिन आर्टिकल 335 वो बोलता है रिजर्वेशन, और उसके बारे में कहीं भी 10 साल की कोई लिमिट नहीं बांधी गई है, बल्कि उसका आधार है कि जब तक जातिगत विषमता खत्म ना हो जाए, जब तक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ना मिल जाए, तब तक ये रिजर्वेशन चलता रहेगा। लेकिन उस जजमेंट के अंदर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जजेज ने कैटेगरिकली कहा है कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन हुआ था, तो वो पढ़ के बड़ा दुख हुआ कि ऐसा तो कहीं सुप्रीम कोर्ट कहीं भी हमारे संविधान के अंदर नहीं है। तो पहले तो रिजर्वेशन क्यों मिला, कब मिला, उसके आधार क्या थे, उसके कारण कौन से थे, उन सारे तथ्यों को पढ़ना और जानना और समझना जरूरी है। इससे पहले कि रिजर्वेशन के बारे में कोई भी एक टिप्पणी करे, कोई भी कुछ बोले, पहले उनको उसके कारणों को पढ़ना चाहिए कि उसके कारण क्या थे और जिन कारणों से रिजर्वेशन दिया गया था क्या वो कारण अब खत्म हो गए, क्या जातिगत शोषण खत्म हो गया, जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात हो रही है, कि क्या वास्तव में मेरिट रिजर्वेशन की वजह से डाउन हो रही है या लोगों की खुद की नाकाबिलियत की वजह से डाउन हो रही है। ये एक सवाल है जिसको आप जब एक एक करके तथ्य पढ़ेंगे तो आप पाएंगे सच सामने दूध की तरह, और पानी और दूध की तरह सच एकदम सामने आ जाएगा। तो साथियों सवाल लेते हैं। पहला सवाल जो प्रशांत जी ने बॉम्बे से किया था, जो 10 साल के लिए रिजर्वेशन किया गया था, तो उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। दूसरा सवाल देशराज जी ने किया है, ये दिल्ली से कर रहे हैं कि आपकी अपनी सरकार रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में क्यों लागू नहीं कर देती। तो पहले तो मैं बता दूं, हम करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, लेकिन दिल्ली के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट अभी भी LG के माध्यम से केंद्र के पास है। सर्विसेज डिपार्टमेंट में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को नहीं है, और सर्विसेज डिपार्टमेंट हमें मिल जाए इसके लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में पीछे जजमेंट आया था, उसमें कोर्ट ने कहा था कि जो 2 जज बेंच का जजमेंट था, एक ने सर्विसेज डिपार्टमेंट के बारे में दिल्ली सरकार के फेवर में जजमेंट दिया, एक ने खिलाफ जजमेंट दिया।
और उसके बाद ये तय हुआ कि अब 3 जज की बेंच गठित की जाएगी, उसको रेफर किया जाएगा, वो डिसाइड करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुद्दे इस कोरोना के दौरान नहीं लिए जा सकते थे, बाद में भी सुने जा सकते थे, वो डिसाइड कर दिए। और दिल्ली की जनता का जो मुद्दा है वो अभी तक उसके ऊपर कोई बेंच बना के कोई सुनवाई होके वो अधिकार अभी हमारे पास नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब दिल्ली की सरकार के पास अगर एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी, अगर सर्विस डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे आपके इस सवाल का हम न केवल जवाब देने की पोजीशन में होंगे बल्कि हम इसको लागू कर पाएंगे। अब मैं अगला सवाल लेता हूं। अगला सवाल राजू निर्मल जी ने पूछा है, सर मेरा सवाल, कुछ लोग आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, वो जाति व्यवस्था को समाप्त करने की बात क्यों नहीं करते? इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं जो जातिवाद को तो जारी रखे हुए हैं और आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। और एक और चीज, आरक्षण को खत्म करने की और मेरिट की बात ज्यादातर वो लोग करते हैं जो ज्यादा ना तो पढ़े लिखे हैं और ना ही काबिल है। कभी उनके बारे में जांच कीजिएगा वो कितने पढ़े लिखे और क्या कर रहे हैं, तब पता लगेगा कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो लोग काबिल नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं, और वो रिजर्वेशन पे ज्यादा टिप्पणी करते हैं, वो मेरिट पे टिप्पणी करते हैं। अगला सवाल लेते हैं। ये संजय जी गिटोरनी से हैं। पिछले 70 सालों में देश ने बहुत कुछ देखा, लेकिन समता के मूलभूत अधिकार को मूल रूप से लोगों को स्वीकारते हुए नहीं देखा। बराबरी से इंसान को इंसान के साथ चलने नहीं देखा। जातिगत भेदभाव को खत्म होते नहीं देखा। मुझे लगता है कोई सवाल नहीं है, ये तो हम और आप सब लोग रात रात दिन देख रहे हैं कि जातिवाद खत्म होने की बजाय अपना स्वरूप बदल रहा है। लोग कहते हैं मैं तो साथ में खाना खा लेता हूँ, उससे क्या हो रहा भाई, खाना खा लेता हूँ। मैं कहता हूँ क्या रोटी बेटी का रिश्ता सब लोग स्वीकार कर रहे हैं? क्या जातिगत आधार पर जो आज इंटरकास्ट मैरिजेज होती हैं, क्या जाति की वजह से हत्याएं नहीं हो जाती, मॉब लिंचिंग नहीं हो जाती, क्या हॉरर किलिंग नहीं हो रही है? तो इससे साफ जवाब मिल जाता है कि अभी अपर कास्ट लोग या जो जाति का घमंड जिनके अंदर है वो जाति को खत्म नहीं करना चाहते। तो यही आपका जवाब हो सकता है। अगला सवाल विवेक कुमार जी हैं बवाना से। आरक्षण का विरोध वह लोग करते हैं जिन्हें समाज की व्यवस्थाओं में अपना वर्चस्व और स्वामित्व दिखाई देता है और मानता है देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी हिस्सेदारी रहनी चाहिए, जबकि इसके असली हकदार मूल निवासी हैं। क्या हमें अपनी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए या नहीं? ये तो आप जानते हैं कि मैं बार बार काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहा हूँ कि प्राकृतिक संसाधन जैसे खेती की ज़मीन, जैसे तमाम तरह की खनिज पदार्थ की खाने, ये कोई माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ। सैकड़ों साल पहले कुछ ताकतवर लोगों ने ज़मीन को कब्जा लिया और वो उस पर लगातार कब्जा उनका बना हुआ है। कुछ लोगों ने धर्म के आधार पे पूरे व्यवसाय को एक कुछ चंद जातियों के कब्जे में ले लिया और वो लगातार कब्जाए हुए हैं। तो ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे लोगों को प्राकृतिक संसाधनों में और खेती की ज़मीन में हक मिलना चाहिए। जब वो मिल जाएगा, जब व्यापार में हमें मौका मिलेगा, तो निश्चित तौर पर हम इस लायक हो जाएंगे कि अपने आप ही हम फिर बात कर पाएंगे इस बात की कि रिजर्वेशन को कैसे छोड़ा जाए। लेकिन कैसे छोड़ दें जब तक इन सब क्षेत्रों में हमें हिस्सा नहीं मिल जाता, जब तक देश से जातिवाद को खत्म नहीं कर देता। अगला सवाल लेता हूँ। यहाँ आपने सवाल अभी नोट किए ना? एक सवाल आया संजय निम जी की तरफ से, शिक्षा में चल रही नो डिटेंशन पॉलिसी को बंद किया जाए। संजय जी वैसे मैं आपको बता दूं, नो डिटेंशन पॉलिसी अभी पीछे सरकार ने बंद कर दी थी। केवल कोरोना की वजह से इस बार 8वीं तक को पास किया गया और 9वीं और 11वीं को पास किया गया। अदरवाइज अब नो डिटेंशन पॉलिसी जो जिस तरह पहली से 8वीं तक के बच्चों को ऐसे पास करने का जो सिस्टम था, जिसकी वजह से हमारा समाज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है, अब उस स्थिति को बदल दिया गया, तो वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। एक सवाल आया ललित कुमार जी की तरफ से, सर वी शुड स्टैंड अप अवर यूथ फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ हम लोगों को अब, चूंकि रिजर्वेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे अनेकों सरकारी संस्थान बिक रहे हैं, प्राइवेटाइज हो रहे हैं और बहुत सारी नौकरियां आउटसोर्स के थ्रू भरी जा रही हैं जहां रिजर्वेशन नहीं है। तो मैं समझता हूं अब हमें केवल रिजर्वेशन के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि इसके साथ साथ
हम लोग को टेक्निकली साउंड होना चाहिए। हम लोग को धीरे धीरे ही सही, चाहे छोटे लघु उद्योगों के माध्यम से उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में धीरे धीरे एंट्री करनी चाहिए और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें अपने लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। और सरकारों को चाहिए कि वो आसान शर्तों पे हमारे लोगों को धन मुहैया कराएं, लोन मुहैया कराएं, ताकि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में धीरे धीरे अपना स्थान बना सकें और अपनी इच्छा से इस रिजर्वेशन रूपी जो एक स्टिग्मा बन गया है उसको हम लोग खुद छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अगला सवाल लेते हैं, क्या आरक्षण में अयोग्य लोग नौकरी में आते हैं? वीके सिंह ग्वालियर से। तो सिंह साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। जो लोग रिजर्वेशन से आए हैं वो बिल्कुल काबिल लोग हैं। अगर इसका कोई सर्वे चूंकि अभी तक हुआ नहीं है, अगर सरकार इस बात का सर्वे करके कोई डाटा कलेक्ट करके देखे कि जो लोग रिजर्वेशन से आए थे 20 साल की नौकरी के बाद उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और जो लोग डायरेक्ट भर्ती जो हुए जनरल कैटेगरी से उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो शायद इस बात का जवाब मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो काम का बोझ जिनके कंधों पे होता है, जिनको बहुत सारे ऑफिसर ज़्यादा काम जिनके सर पे लाद देते हैं, वो लोग कौन होते हैं? तो आपको पता लगेगा ज़्यादातर SC ST के लोग रात दिन पेले रहते हैं, जिनको काम का बोझ लाद दिया जाता है और वो लोग अपना काम ईमानदारी से, मेहनत से, पूरी एक इच्छा शक्ति के साथ अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए पूरा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि रिजर्वेशन से मेरिट कमज़ोर हो रही है, एफिशिएंसी कमज़ोर हो रही है। अगला सवाल डॉक्टर गजेंद्र जी की तरफ से है, जो लखनऊ से। उन्होंने पूछा है कि 33% वाले डॉक्टर बन जाते हैं और 80% वाले डॉक्टर नहीं बन पाते, जो जनरल कैटेगरीज होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, क्या आपके पास कोई डाटा है? क्या आपने कभी कोई सर्वे किया है, या ऐसे ही हवा में आप सवाल पूछ लेते हैं? मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप पिछले 5 साल का डाटा कलेक्ट कीजिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या नीट का जो आ रहा है उसी का रिजल्ट देख लीजिए, जो नीट का पिछले साल का, उससे पिछले साल का, 3 साल का नीट का रिजल्ट निकाल के देख लीजिए, और 3 साल का सिविल सर्विसेज का रिजल्ट निकाल के देख लीजिए, और पिछले 3 सालों में और भी जिस तरह की नौकरियों में रिजल्ट आए हैं उनके, खासतौर पर जिसमें रिटन टेस्ट में, उनका आप डाटा निकाल के देखिए। और उसके बाद आप देखिए कि ये जो आप कह रहे हैं 33% से MBBS में एडमिशन हो जाता है, ये आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे जब आप उस रिजल्ट के डाटा को चेक करेंगे। तो आपको लगेगा कि आप झूठ बोल रहे थे, आपके पास करेक्ट कोई सही डाटा नहीं था, और आपने ऐसे ही हवा में किसी के कहने में आके कह दिया कि 33% से लोग डॉक्टर बन जाते हैं और 80% के जनरल कैटेगरी के नहीं बनते। क्योंकि वो जो गैप है वो बहुत ही कम रह गया है। धीरे धीरे ये बच्चे पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, अपनी मेहनत के दम पे अपने आप को, अपनी योग्यता को साबित कर रहे हैं। जैसे जैसे SC ST और OBC के बच्चों को जैसे जैसे अवसर मिल रहा है, जैसे जैसे वो पढ़ने लिखने में उनको मौका मिल रहा है, वैसे ही वो लोग अपनी मेहनत करके और इस रिजर्वेशन की वजह से धीरे धीरे उनकी एंट्री हो रही है, और वो लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि रिटन टेस्ट का दोनों का कंपटीशन अगर देखें रिजल्ट, तो आप पाएंगे कि जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गैप बचा नहीं है। अगर यही चलता रहा तो कुछ सालों के अंदर हम लोग अपनी योग्यता साबित करेंगे। क्योंकि अगर हम इतिहास की बात करें, जिसको अगर ऐतिहासिक तथ्य अगर मान लें, वैसे मैं नहीं मानता, लेकिन अगर मैं मान लूँ कि एकलव्य वाली बात सही है, मतलब वो इतिहास का हिस्सा है, तो किसने उसको शिक्षा दी थी? अपनी काबिलियत से। अगर हम एकलव्य जैसे एक धनुर्धर, जो दुनिया के बेस्ट धनुर्धर बन सकते हैं, इसका मतलब हमें मौका दीजिए। हमारे पास काबिलियत की कमी नहीं है, जब जब मौका मिलता तब तक हम लोग अपनी काबिलियत साबित करते हैं। चाहे टीना डाबे में सिविल सर्विसेज में टॉप करके किया हो, या आंध्रा के लड़के ने सिविल सर्विस में टॉप करके योग्यता साबित की हो, या JEE मेन के अंदर राजस्थान के लड़के ने टॉप करके अपनी। मेरिट जाति से बंधी नहीं है, आप मौका दीजिए। हमारे लोग जो 18-18 घंटे खेत में काम कर सकते हैं, जो अन्न उगाने का काम करते हैं, जो तमाम तरह की उत्पादन का काम करते हैं, जो तमाम तरह के विकास का, डेवलपमेंट का काम करते हैं, यानी उत्पादन का भी काम हम करते हैं और कंस्ट्रक्शन का भी काम हम करते हैं। तो जिन लोगों ने इस देश के निर्माण में अपना जीवन लगाया, उनमें काबिलियत की कमी नहीं है। फिर कभी ऐसा सवाल मत करना। मुझे लगता है चूंकि समय काफ़ी हो गया है और बाकी सवाल बहुत सारे रह गए, उनका जवाब बाद में दूंगा, लेकिन एक सवाल ले लेता हूँ। एक सवाल पूछा गया है मिस्टर रवि नारा जी द्वारा, बैंकों का लाखों करोड़ रुपया कौन लेकर भाग गया? भाई मैं कहता हूँ इसका डाटा सरकार के पास है, उसको डाटा को तुरंत पूरी तरह अखबार में छापिए, तो स्थिति सामने स्पष्ट हो जाएगी। उसमें SC ST OBC का शायद 1% भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, जिनके जो लाखों करोड़ रुपये लेके भाग गए या जिनका राइट ऑफ हुआ है, उसमें SC ST OBC के लोग नहीं मिलेंगे। SC ST OBC के लोग
मेहनत कश लोग हैं, अगर कर्ज लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी उस कर्ज को चुकाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत सारे सवाल रह गए होंगे जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन अगली बार मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं उन सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ माफ़ी चाहूँगा, बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम से हमारे फेसबुक लाइव में डिस्टर्बेंस हुआ। तो जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, मिशन जय भीम जिंदाबाद।